Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good and I welcome you all again to the channel of KS वाला। और बच्चा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाने वाले हैं which is actually the prominent chapter of each and every examination. So हर एक एग्जामिनेशन में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है which we call as national income। आज हम नेशनल इनकम के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है नेशनल इनकम और कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। सो काइंडली जो है इस वाले लेक्चर को आप बहुत ध्यान से जो है अच्छी तरह सुनिएगा और बहुत अच्छी तरह जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं। Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome you all again on the YouTube channel of KS Wala and thank you so much for showing so much love on the channel. Your love make us motivated, okay? जिसकी वजह से हम जो है motivated रह रहे हैं and thank you so much again for that love and affection with us and having the faith in us. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again on the YouTube channel of KS Wala. And today we are actually going to start the macroeconomics part of Indian economy, जिसमें सबसे important topic जो आज का हमारा होने वाला है that is national income। और national income बच्चा बहुत ज़्यादा important topic है as far as the UPSC examination, SSC examination और SSB examinations are concerned. So national income से ऑलमोस्ट हर साल जो है क्वेश्चंस आते हैं। सो आई थॉट कि हम पहले जो है उन टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। जैसे आपको पता होगा हमने सिलेबस में भी नेशनल इनकम को अपने सेकंड चैप्टर के तौर पे रखा हुआ था, बिकॉज नेशनल इनकम इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जो है नेशनल इनकम में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। सो फॉर दैट रीजन मैंने बहुत इसको क्या है डीप जो है करने की कोशिश की है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब प्रॉब्लम कहां पे फेस करते हो बच्चा नेशनल इनकम को पढ़ने में, क्योंकि आपको बेसिक पता नहीं होता कि नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है, किसका पैसा इंक्लूड किया जाता है, कौन होता है रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, कौन होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। बिकॉज ऑफ दैट डाउट्स जो है आपको नेशनल इनकम समझ में नहीं आता। तो चलिए आज जो है हम नेशनल इनकम को समझते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा नेशनल इनकम। अब समझ लो बेटा, नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम में हम देखते हैं दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दैट इज फैक्टर इनकम्स। पहली चीज कि नेशनल इनकम में इंक्लूड क्या किया जाता है, फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड किया जाता है। सो पहले हम फैक्टर इनकम्स को एक बार देखते हैं क्या होता है फैक्टर इनकम्स। अब बेटा समझ लो पहले, ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें जो है वो देखते हैं। आपने बेटा पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अगर आपने कभी पढ़ा हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? वो सारे फैक्टर्स जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं, विच मींस जहां हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये चार चीजें क्या कहलाती हैं? ये चार चीजें कहलाती है जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इन्हें हम प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और व्हाइल डूइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस हमें क्या करना पड़ता है, इनके बदले रिवार्ड भी देना पड़ता है इन्हें। सो अगर लैंड ओनर है तो लैंड ओनर को मुझे क्या देना पड़ेगा? सपोज कि आप जो है आप एक इंडस्ट्री खोल रहे हो और आपके पास अपनी लैंड है नहीं, ठीक है, और आपने जो लैंड है वो किसी से लीज पे ले रखी है, तो लैंड में आप क्या, लैंड के अगेंस्ट आप क्या पे करोगे, रेंट पे करोगे। ऐसे लेबर आपने क्या किया, लेबर को आपने लाया प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, उसे आप क्या दोगे, कंपनसेशन, उसे आप वेज दोगे, उसे आपको सैलरी देनी पड़ेगी, है ना बेटा। कैपिटल आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया है किसी बैंक से, तो वो कैपिटल कहलाएगा आपका। अब इस कैपिटल पे आप क्या वापस देते हो, आप लोन वालों को इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है।
अब ये एंटरप्रेन्योर है, जो एंटरप्रेन्योर करता क्या है, जो सारे बिजनेस को चलाता है। तो एंटरप्रेन्योर ये सारी चीजें निकाल के, लैंड का रेंट निकाल के, कंपनसेशन निकाल के, इंटरेस्ट निकाल के, जो प्रॉफिट बचता है वो कौन लेके जाता है, वो लेके जाता है आपका एंटरप्रेन्योर। तो अब समझ लो बेटा, ये सारी चीजें रेंट, कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड एज वेल एज इंटरेस्ट, इन्हें हम कहते हैं बेटा फैक्टर पेमेंट्स। ये आपको याद रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है, फैक्टर पेमेंट्स कहा जाता है। सो फैक्टर पेमेंट्स आर द रिवार्ड्स। एक्चुअली फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, रिवार्ड्स होते हैं जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। अभी मैंने आपको बोला ये जो डेफिनेशन आपकी है बेटा, इसमें दो टर्म्स आ गई। पहली चीज आ गई हमारी फैक्टर इनकम, जो आपने अभी समझा। फैक्टर इनकम्स मींस रेंट, फैक्टर इनकम मींस इंटरेस्ट, फैक्टर इनकम मींस इंटरेस्ट, उसके साथ साथ फैक्टर इनकम्स मींस वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज, फैक्टर इनकम्स मींस प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो उन सब चीजों को हम फैक्टर इनकम्स कहते हैं। लेकिन दूसरी चीज इसमें आपको देखने को मिली कि नॉर्मल रेसिडेंट्स, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसा नॉर्मल रेसिडेंट्स का कौन होता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। तो चलिए समझते हैं कौन होता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। तो पहली चीज हम फैक्टर पेमेंट्स को समझेंगे कि फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स होता क्या है। तो फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, द इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो इनकम कौन अर्न कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये लोग जो ये फैक्टर्स पैसा कमा रहे हैं इन रिटर्न फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये होता है क्या है, ये इनका रिटर्न होता है। क्योंकि लेबर ने काम किया है तो उसे दिहाड़ी देनी है ना। एक लैंड जो है उस आपने यूज की है तो उस लैंड पे रेंट तो दोगे ना। आपने पैसा बैंक से लिया है तो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा आपको। आपने किसी एंटरप्रेन्योर को लाया है तो उसे आपको क्या प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो उसी वजह से हम कहते हैं कि फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, वो इनकम जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है इन रिटर्न फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बेटा याद रखना, इट इंक्लूड्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, जो मैंने आपको अभी बोला।
दूसरा होता है बेटा ट्रांसफर इनकम्स। ये आपको याद रखना है कि ट्रांसफर पेमेंट्स किन्हें हम कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स हम हमेशा उन पेमेंट्स को कहते हैं जो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब यह है कि आपने जब वो पैसा किसी को दिया, आप उसके बदले कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे। आप एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने ऑन द बेसिस ऑफ चैरिटी वो दिया होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेमिटेंसेस दिया होता है, ऑन द बेसिस आपने उसे क्या किया होता है, आपने उसे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट्स दिया होता है। ऐसे समझ लो कि अगर एक कंट्री में फ्लड आया फॉर एग्जांपल, और अगर दूसरी कंट्री उसकी हेल्प कर रही है, तो वो हेल्प करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हम ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। वो ट्रांसफर पेमेंट्स के बदले वो कंट्री हमसे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, हमें उसे कोई गुड और सर्विस उस पैसे के बदले नहीं पे करना। दैट्स व्हाई वी से कि दीज पेमेंट्स आर नॉट द रिवार्ड्स। ये रिवार्ड्स नहीं होते फॉर यूजिंग एनी सर्विसेज। उन्होंने हमारी कोई सर्विस यूज नहीं की होती। ऐसा समझ लो आपका कोई फ्रेंड है और उसने आपसे ना कुछ पैसे चाहिए होंगे उसको, और आपने उसे पैसे दिए ये बताए बगैर कि मुझे वापस कर देना, ठीक है। तो ऐसा फ्रेंडशिप में होता है, एक बार पैसा लेके गया, ठीक है, और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा, ठीक है। अच्छे फ्रेंड्स में ऐसा ही होता है। सो वही चीज यहां पे हो रही है कि एक कंट्री ने आपको पैसा तो दिया, या एक पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में फ्लड या आने वाली कोई भी सिचुएशन आई, ठीक है, और बाहर कोई इंडिविजुअल बैठा हुआ है जो बहुत अमीर है, और वो इंडिया को पैसे भेज रहा है कि आप अपने गरीबों की हेल्प कीजिए, आप अपना हेल्थ सेक्टर अच्छा कीजिए, या जो फ्लड विक्टिम्स है इनकी आप कोई हेल्प कर लीजिए, उस पैसे को हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंटली आपको याद क्या रखना है कि नेशनल इनकम जो हमारा होता है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट्स ओनली। इसमें सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, ना कि ट्रांसफर पेमेंट्स को। यह आपको याद रखना है कि ट्रांसफर पेमेंट्स हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। सो इफ फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हमारी नेशनल इनकम 10 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनल इनकम कितना है, 10 रुपीज है, और अगर फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज जो है, ऐसा समझ लो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कितना कमाया, उन्होंने 10 रुपए कमाए, लेकिन 2 रुपए जो है, 2 रुपए हमें ट्रांसफर पेमेंट्स के तौर पे आए हैं कहीं से। ये ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं ये हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो आपसे अगर मैं पूछूं आपकी नेशनल इनकम कितनी है, तो आप सिर्फ बोलोगे सर 10 रुपीज आपकी नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि वो 2 रुपए जो आए थे वो ट्रांसफर पेमेंट्स के तौर पर आए थे, वो हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते बेटा। ये आपको याद रखना है। सो आई होप फैक्टर इनकम आपको समझ में आया हो और ट्रांसफर इनकम आपको समझ में आया हो। अब दूसरी चीज हमने अभी पढ़ी कि हमारा नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ मनी अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं हमारी कंट्री के, वो एक एक करके समझते हैं। तो पहली चीज समझ लो, नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है जो एक कंट्री में ऑर्डिनरीली रहे कितने साल तक, इन ए कंट्री कंसर्न्ड एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में क्या कर रहा है, रह रहा है 1 या 1 साल से ज्यादा, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, अगर कोई भी 1 साल या 1 साल से ज्यादा आपकी कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यह है कि वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां कर रहा है, हमारी कंट्री में कर रहा है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, जो पैसा होगा वो हमारी कंट्री में ही रहेगा, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। दैट्स व्हाई अ नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ए पर्सन रेसिडेंट इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 or more is taken as ordinarily residing in that country. So जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा किसी भी कंट्री में रहता है
उसे हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा है हमारी कंट्री में। सो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं फिर, कि नॉर्मल रेसिडेंट्स वो होता है जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में रह रहा हो, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां हो, इंडिया में हो। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स में कौन कौन आते हैं हमारे, पहली चीज कि नॉर्मल रेसिडेंट जो होते हैं इट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। सो नॉर्मल रेसिडेंट जो होता है, जिसे किसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे, एक इंडिविजुअल को भी हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूशन को भी हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों, अगर दोनों का क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है इंडिया में, उसे हम कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। सो आपको याद रखना है, नॉर्मल रेसिडेंट कोई इंसान भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। दूसरी बात, इंडियंस वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस WHO और MIF। तो जो भी इंडियन बाहर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है, वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होता है, वो पर्सन हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो जो काम करने गया है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे लाई करता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है। सो वो सारे लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं लेकिन दे आर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो इंक्लूड होते हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में। तीसरा, द फॉरेन रेसिडेंट्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ period of 1 year or more other than those for studies, medical treatments। अब समझ लो, सारे फॉरेनर्स हमारे रेसिडेंट्स नहीं होते। कौन कौन से फॉरेनर्स हमारे रेसिडेंट्स होते हैं? पहली चीज, अगर कोई फॉरेनर है और वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में रह रहा है, बट अगर वो स्टडीज के लिए नहीं आया, अगर वो मेडिकल एक्सपेंडिचर या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया, ठीक है, वो यहां पे किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से आया है, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है, वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में आता है। ठीक है, सो द फॉरेनर्स रिजाइडिंग लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 or more ईयर, ठीक है, अदर देन दोज फॉर स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडीज के लिए आए हैं वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे अपना काम करने के लिए आए हैं, वो सिर्फ यहाँ पे फॉर जो है सर्विस के लिए आए हैं, सर्विस को गेन करने के लिए आए हैं। सो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाते। ठीक है, फोर्थ, कौन हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होता है? ठीक है, किसको और हम नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं? एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर हमारा यहाँ से कोई भी एम्बेसडर जाता है किसी कंट्री में एज एम्बेसडर, तो वो भी हमारा ही रेसिडेंट होता है, उसे भी हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडियंस वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, जो भी हमारे इंडियंस हैं और जो एम्बेसीज इंडिया में है, जो चाहे फॉरेन एम्बेसीज है, ठीक है, किसी भी कंट्री की एम्बेसी अगर यहां पे है और वहां पे इंडियन काम कर रहा है, वो भी हमारा ही रेसिडेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के सारे सिटीजन्स हमारे क्या है? रेसिडेंट्स हैं, और वो सिटीजन्स, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। पहले समझ लेना, इंडियन सिटीजन्स, एक पर्सन सिटीजन एक कंट्री का हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट दूसरी कंट्री का हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सो वो सारे इंडियन सिटीजन्स जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई कर रहा है, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन द इंडिया लाई कर रहा है, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं। दैट्स वाई मैंने यहां पे नोट पे लिख के रखा हुआ, एक पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग जैसे हमारे बॉलीवुड स्टार्स हो गए या क्रिकेटर्स हो गए, विराट कोहली की एग्जांपल ले लो, ठीक है, या किसी और की एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी सिटीजनशिप चेंज करते हैं, बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है? उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बिजनेस जो होता है उनका, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा कहां पे लाई करता है? इंडिया में। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन द इंडिया है, वो हमारे रेसिडेंट्स कहलाते हैं। सिटीजन चाहे वो किसी और कंट्री के भी कहलाएं। दैट्स वाई कि एक पर्सन जो है वो एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है, दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। अब कौन कौन होता है नॉन रेसिडेंट्स? ये नॉन रेसिडेंट्स आपको क्यों समझना है? क्यों? क्योंकि जब हम जीडीपी पढ़ेंगे, हम वहां पे पढ़ेंगे बेटा कि जीडीपी में इंक्लूड होता है किनका पैसा? रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं,
उनका पैसा क्या होता है, इंक्लूड होता है, एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, जो नॉन रेसिडेंट्स हैं हमारे, उनका भी पैसा इंक्लूड होता है हमारे जीडीपी में। तो यहां पे इसीलिए आपको नॉन रेसिडेंट्स भी पढ़ने हैं। कौन होते हैं हमारे नॉन रेसिडेंट्स? फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, जो भी फॉरेनर्स हैं जो इंडियन एम्बेसीज में काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है हमारी एम्बेसी कनाडा में है, जापान में है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो किसी भी कंट्री में अगर हमारी एम्बेसी है और उसमें क्या फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन कहां का है? इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, और उस इंस्टीट्यूशन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है? इंडिया में। तो वो कहलाते हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स, सॉरी नॉन रेसिडेंट्स। उसके बाद फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी ब्रांच है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज में अगर कोई भी फॉरेनर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इज ऑल्सो रिगार्डेड एज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से कोई भी एम्बेसडर आया है, ठीक है, कहां पे? इंडिया में, उसे भी हम क्या कहेंगे? नॉन रेसिडेंट कहेंगे। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट, जो भी फॉरेन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स आते हैं, वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम जो है टाइम तक हमारे यहाँ पे रहते हैं। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आता है, फॉर एग्जांपल हमने बाहर से किसी डॉक्टर को बुलाया, बाहर से किसी इंजीनियर को बुलाया किसी मशीन को ठीक करने के लिए, ठीक है, या साइंस प्रोग्राम्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ अब देख लो बेटा, नॉन रेसिडेंट्स के बाद क्या है? अब जब हम अपनी नेशनल इनकम की बात करते हैं ना बेटा, तो नेशनल इनकम में आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाता है। हमने अभी बोला कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पैसा, ठीक है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पैसा आता है वो हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। लेकिन अब जब मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं, तो मैं डोमेस्टिक इनकम में जब बात करेंगे, हम कल जब लेक्चर पढ़ेंगे तो हम जीडीपी जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बोलूंगा जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, जिसे हम जियोग्राफिकल टेरिटरी कहते हैं। विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी जो भी पैसा बन रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी कितनी है, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या वो हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स है, क्या उसमें इंक्लूड किया जा सकता है हमारे टेरिटोरियल वाटर्स को। तो आज समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसे हम कहते हैं, यानी कहां का पैसा आप अपने जीडीपी में कैलकुलेट कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। सो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, पहली चीज कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है? जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो कोई जो जियोग्राफिकल टेरिटरी पे एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट की हुकूमत चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट के लॉज चलते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग लैंड, एयर स्पेस एंड टेरिटोरियल वाटर्स, यानी इंडिया के ऊपर जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, हमारी जो स्पेस है, एयर स्पेस जिसे हम कहते हैं, वो एयर स्पेस पे हमारा कानून चलता है, हमारे जो लैंड है उस पे हमारा कानून चलता है। उसके साथ साथ हमारे टेरिटोरियल वाटर्स आपको पता होगा 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, जो हमारी कोस्ट लाइन है उसके बाद हमारा 12 नॉटिकल माइल जो है एक जोन होता है, जहां पे क्या है, जहां पे हमारे लॉज चलते हैं, जहां से हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वो सारा एरिया क्या कहलाता है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। अब सिर्फ इतना ही नहीं है बेटा, सिर्फ इतना ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती, हमारी जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय, लेकिन याद रखना है इंडियन रेसिडेंट्स, ठीक है, चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट हो या इंडिया की कंपनी हो। सो इंडियन कंपनीज शिप अगर है, किसी इंडिया के कंपनी की कोई शिप है, ठीक है, वो भी मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और इंडियन रेसिडेंट अगर उसे यूज कर रहा है, इंडियन रेसिडेंट उसे चला रहा है, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। जो भी हम इंडिया और अदर कंट्रीज की बात करें तो जो शिप्स हैं मेरी, ठीक है, जिन्हें कौन चला रहा है, एयरक्राफ्ट्स हैं मेरे, जिन्हें कौन चला रहा है, इंडियन रेसिडेंट चला रहा है, वो भी मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। और एयर इंडिया प्लेन्स फ्लाइंग इंटरनेशनली, आपको पता है ना, हमारे जो
हमारा इंटरनेशनल जो है, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, ठीक है, तो हम इंटरनेशनली भी फ्लाई करते हैं और शिप्स में भी ऐसे ही हम इंटरनेशनली क्या करते हैं, इंटरनेशनली हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, फिशिंग वेसल्स, ठीक है, ऑयल रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, लेकिन कहाँ, ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। सो इंटरनेशनल जो आपका 12 नॉटिकल माइल्स है उससे थोड़ा दूर इंटरनेशनल वाटर्स, जहां पे इंटरनेशनल लॉ चलता है, ठीक है। सो उन इंटरनेशनल वाटर्स में जो हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी ऑयल रिग्स हैं और उसके साथ साथ फिशिंग वेसल्स हैं। लेकिन यह चीज याद रखनी है कि इन सारी चीजों को, चाहे वो फिशिंग वेसल हो, रिग्स हो, ऑयल रिग्स हो, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो, इनको चलाने वाला इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। जो हमने अभी देखा कौन होता है हमारा रेसिडेंट, सो चाहे वो इंडिया का रहने वाला हो, ठीक है, इंडियन रेसिडेंट हो, अगर वो इनको क्या कर रहा है, इनको चला रहा है, तो दिस इज ऑल्सो, ठीक है, दिस कम्स ऑल्सो अंडर द एम्बिट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ये भी आपको याद रखना है। एम्बेसीज, कंसुलेट्स, आपको पता ही होगा, एम्बेसीज हमारी, कॉन्सुलेट्स हमारे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड अब्रॉड, हमारी बहुत सारी एम्बेसीज है, ठीक है, हम बहुत सारी कंट्रीज में हमारी एम्बेसीज हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पे हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंडिया के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं दूसरी कंट्रीज में। उसके साथ साथ जो है हमारा जो है कॉन्सुलेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। वो सारी चीजें अगर वो ऑपरेट कर रहा है कौन, इंडियन गवर्नमेंट, अगर वो ऑपरेट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, तो वो भी किस में आते हैं, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। सो दिस ऑल जो है इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो आपको याद रखना है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सो आई होप दैट ऑल थिंग्स आर क्लियर नाउ। सो वी आर रेडी कि हम जो है कल नेशनल इनकम को अच्छी तरह जो है स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, यहां पे ही एक बच्चा कंफ्यूज होता है। सो आई थॉट कि पहले ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएं एक बार, उसके बाद जो है हम नेशनल इनकम को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेशनल इनकम क्लियरली एंड ल्यूसिडली एक्चुअली, ठीक है। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था अगर कोई नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब करके जाएगा, बिकॉज योर जो है आपका जो हेल्प है या आपका जो अफेक्शन है वही हमें मोटिवेटेड रखता है, ठीक है, बाकी सारा हर दिन काम करने के लिए। सो एक्चुअली वी नीड इट एंड यू ऑल्सो नीड आवर मेंटरशिप। सो फॉर दैट पर्पज काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे अभी भी आप में से बहुत सारे लोग नहीं है, जहां पे हम डिफरेंट चीजें जो है आपके साथ शेयर करते हैं, तो काइंडली जो है वो भी आप सब्सक्राइब करें, सो टू गेट द अपडेट्स जो है एज सून एज पॉसिबल, और वी कैन से आपको अपडेट्स जल्दी मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।